नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमारे भारत की जितनी नदियां थी ना वो हमारी कंप्लीट हो गई थी और भारत के जितने पर्वत हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि भारत के जितने भी प्रमुख पठार है ना वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले तो दो चीज आती है, पर्वत और पठार। तो दोनों में अंतर होता है। एक तो होता है हमारा पर्वत, दूसरा होता है पठार। पर्वत कैसे होते हैं? पर्वत होते हैं नुकीले और ऊंचाईदार होते हैं। पर्वत ऐसे होते हैं नुकीले और ऊंचाईदार। और पठार कैसे होते हैं? हमारे पठार ऐसे समतल होते हैं ऊपर से और जमीन से उठा हुआ भाग होता है, वो होता है हमारा पठार। तो सबसे पहले देखते हैं पर्वत। तो पर्वत तो ऊंचे होते हैं और नुकीले होते हैं और तिरछी ढलान वाले पर्वत होते हैं। और पर्वतों की ऊंचाई कितनी होती है? 600 से ज्यादा होती है। पर्वतों की ऊंचाई होती है 600 मीटर से ज्यादा, वो होते हैं हमारे पर्वत। और 600 मीटर से क्या होती है? ज्यादा होती है इनकी। और पठार की ऊंचाई होती है 600 मीटर से कम। 600 मीटर से पठार की क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? ऊंचाई होती है 600 मीटर से कम पठार की। तो यह होता है दोनों में अंतर। अब हम आपको बताते हैं कि पठार, भारत के जितने प्रमुख पठार है ना वो हम आपको एक एक करके बताते हैं यहाँ पे। तो भारत में, उत्तरी भारत में सबसे ऊंचा पठार है भारत का लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और ये भारत का सबसे सूखा पठार है, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? लद्दाख का पठार है। और भारत का सबसे सूखा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। और इसके अलावा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला पठार कौन सा है? तो वह लद्दाख का पठार। ये सबसे कम वर्षा वाला पठार है। तो ये था हमारा लद्दाख का पठार। और सबसे ठंडा पठार भी कौन सा है? लद्दाख का पठार है। ये क्या है? यहाँ पे बर्फ रहती है तो सबसे ठंडा पठार है ये लद्दाख का पठार। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं पूर्वी भारत का जो पठार है ना वो शिलांग का पठार देखते हैं। अब हम कौन सा पठार देखते हैं? अब हम शिलांग का पठार, जो कि भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इस शिलांग के पठार को मेघालय का पठार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मेघालय का पठार भी कहते हैं इसे। और ये किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय भारत का है। प्रायद्वीपीय पठार का ही भारत है। जो प्रायद्वीप भारत के पठार है ना उन्हीं का एक हिस्सा है। और इस पठार की बात करते हैं तो इसमें खासी, गारो, जैंतिया पहाड़ियां है ना वो इसी शिलांग के पठार में आती है और इसे मेघालय का पठार भी कहते हैं। अगर इस शिलांग के पठार की हम बात करते हैं तो ये इस पठार में सबसे वर्षा वाला पठार कौन सा है? शिलांग का पठार। यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है इस शिलांग के पठार पर। यहाँ पे स्थान है सबसे ज्यादा, भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। ये शिलांग के पठार पर स्थित है। इस पर तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है शिलांग के पठार पर। इसका अरण्य क्षेत्र क्या रहता है? हरा भरा रहता है शिलांग का पठार। अब हम बात करते हैं शिलांग के पठार के बाद हम बात करते हैं अब बुंदेलखंड का पठार। शिलांग का पठार हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो यह पठार जो एमपी और यूपी है ना उसमें आता है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है ना उसमें कौन सा पठार आता है? बुंदेलखंड का पठार इन दोनों में फैला हुआ है। और इस पठार की बात करते हैं इसके बारे में ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो चंबल नदी गुजरती है ना वो और इसकी सहायक नदियों के कारण ये पठार क्या है? उबड़ खाबड़ है ये पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो इसके बारे में क्वेश्चन काफी बार आता है कि चंबल नदी से कौन सा पठार प्रभावित होता है? तो इससे होता है बुंदेलखंड का पठार। यहाँ से जो चंबल नदी की सहायक नदियां है ना वो गुजरती है बुंदेलखंड के पठार से। इस कारण यहाँ पे गहरे गहरे गाजों का निर्माण हो जाता है ये से। तो ये हो गया हमारा बुंदेलखंड का पठार। अब हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। ये हमारा छोटा नागपुर का पठार। तो ये कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? ये छोटा नागपुर का पठार है ना ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है ना ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। और जो ये क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि भारत का खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पठार कौन सा है? तो वह छोटा नागपुर का पठार। खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पठार है छोटा नागपुर का पठार। इस कारण इसे भारत का रूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भारत का रूर भी कहते हैं। जो छोटा नागपुर का पठार है ना इसे भारत का रूर कहते हैं।
खनिज संपदा से महत्वपूर्ण होने के कारण सबसे ज्यादा खनिज संपदा इसी से निकलती है। और इसकी सबसे ऊंची पर्वतचोटी कौन सी है? यहाँ पे है पारसनाथ। जो छोटा नागपुर का पठार है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। ये हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठार। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं बघेलखंड। इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं आता बघेलखंड के बारे में, लेकिन इतना सा याद रख लेना कि बघेलखंड का जो पठार है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य में आता है। यानी जो मध्य प्रदेश है ना, इसमें पड़ता है बघेलखंड का पठार। कौन से राज्य में पड़ता है? बघेलखंड का पठार पड़ता है जो मध्य प्रदेश राज्य है ना, इसमें पड़ता है ये बघेलखंड का पठार। अब हम देखते हैं मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है ना हमारा, वो देखते हैं अब हम। तो आइए अब हम देखते हैं मालवा का पठार। जो ये मालवा का पठार है ना, ये किन किन राज्यों में है? यह गुजरात और मध्य प्रदेश, दो राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात और मध्य प्रदेश में कौन सा पठार फैला हुआ है? मालवा का पठार। गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था ज्वालामुखी स्फोट से जो लावा होता है ना, उससे इसका निर्माण हुआ था। इसका मालवा के पठार में, और इस मालवा के पठार का कुछ हिस्सा कहाँ था? राजस्थान में भी आता है इसका कुछ हिस्सा। तो वैसे यहाँ से जो कुछ हिस्सा है ना मालवा के पठार का, राजस्थान के सीमावर्ती जो क्षेत्र है ना, उसमें पड़ता है। तो मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी जो बैसाल्ट चट्टानें है ना, उनसे इसका निर्माण हुआ था। और मालवा के पठार की जो मिट्टी है ना, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि इसकी मिट्टी काली मिट्टी है और यहाँ पे कपास की खेती होती है। जाहिर सी बात है, अगर काली मिट्टी है तो कपास की खेती तो यहाँ पे होगी। इस कारण यहाँ पे काली मिट्टी है और कपास की खेती होती है। ये था हमारा मालवा का पठार। अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण पठार कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण पठार है दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पठार है। यानी कि जो दक्कन का पठार है ना, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पठार है। दिख रहा होगा आपका दक्कन का पठार, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पठार है। और ये कौन कौन से राज्यों में आता है? तो ये आता है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक, इन राज्यों में ये फैला हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसका कुछ हिस्सा आता है एमपी में भी आता है। इसका कुछ हिस्सा, जो दक्कन का पठार है ना, इसका कुछ हिस्सा एमपी में भी आता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पठार है। और एक क्वेश्चन ये और बनता है, जो दक्कन के पठार है ना, इसका निर्माण भी लावा निर्मित ज्वालामुखी से लावा निकला ना, उसी से इसका निर्माण हुआ। तो इसकी मिट्टी कौन सी है? काली है। और एक क्वेश्चन इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा पठार सबसे ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है? तो सबसे ज्यादा राज्यों में कौन सा पठार फैला हुआ है? वह है हमारा दक्कन का पठार। सबसे ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है। आप देख सकते हो कि ये सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है दक्कन का पठार। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। और इस दक्कन के पठार का एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो कौन सा है? दक्कन का पठार है। लेकिन इस दक्कन के पठार का जो पूर्वी भाग है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसके विदर्भ के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि जो दक्कन का पठार है ना, इसके पूर्वी भाग को विदर्भ के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? विदर्भ के नाम से जाना जाता है। विदर्भ, विदर्भ के नाम से किस जाना जाता है? जो ये है ना दक्कन, इसका दक्कन का पठार, इसके पूर्वी भाग को विदर्भ के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कौन सा पठार? अब हम देखते हैं तेलंगाना का पठार। जो तेलंगाना का पठार है ना, इसके बारे में देख रहे हैं। तेलंगाना के पठार के बारे में, ये कर्नाटक है सॉरी, इसके बारे में देख रहे हैं तेलंगाना के पठार के बारे में। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ना, उन राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा? तेलंगाना का पठार। आंध्र प्रदेश और कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ना, उन राज्यों में फैला हुआ है तेलंगाना का पठार। और इसे मानसून का वृष्टि प्रदेश भी कहते हैं। यानी कि ये जो मानसून है ना, इसका वृष्टि प्रदेश कहते हैं। जो मानसून का वृष्टि प्रदेश है, क्योंकि इधर से मानसून आता है। तो इस सबसे पहले कौन सा पठार आता है? ये आता है तेलंगाना का पठार। इस कारण इसे मानसून का वृष्टि प्रदेश कहते हैं। और इसके बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसकी जो इसमें कौन सी वो है? रायलसीमा की सबसे उच्च भूमि है। यानी कि रायलसीमा की उच्च भूमि कहते हैं इसे। ओके, इसी में है रायलसीमा की उच्च भूमि। कहाँ? तेलंगाना के पठार में है रायलसीमा की उच्च भूमि। कहाँ पर है रायलसीमा की उच्च भूमि? तेलंगाना के पठार में। अब हम देखते हैं कर्नाटक का पठार। कौन सा पठार? कर्नाटक का पठार। तो आइए अब हम देखते हैं कर्नाटक का पठार।
जो कर्नाटक का पठार है ना, ये मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल राज्यों में स्थित है। कर्नाटक और केरल राज्यों में स्थित है कौन सा पठार? कर्नाटक का पठार। और कर्नाटक का पठार कौन कौन से राज्यों में स्थित है? तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये तेलंगाना का पठार है ना, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में स्थित है। ये आप यहीं पे याद करना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता इनके बारे में, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बनता है। और इसके बारे में आता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो स्थित है जो कर्नाटक का पठार है ना, इसी में बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के पठार में बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है। और इससे जो गोदावरी वो निकलती है ना नदियां, उनमें के बारे में देखना चाहो तो आप देख सकते हो, जो कर्नाटक का पठार ना उसके बारे में। वैसे तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनता उसमें से, लेकिन ये है। अब हम देखते हैं जो एक पठार बच रहा है हमारा, कौन सा? दंडकारण्य का पठार। ये जो ये पठार ना दंडकारण्य का, ये पठार बच रहा है। तो इसके बारे में तो क्वेश्चन तो आप अभी तक एग्जाम में काफी कम क्वेश्चन बनता है, वैसे तो बनता नहीं है, लेकिन इसके बारे में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है। तो दंडकारण्य का जो पठार है ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में, यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। तो ये था हमारा आज का जो पठारों का सेशन था ना, वो हमारा आज का कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भूगोल का। आपको बताता हूँ कि ये जो सारी जानकारी है ना पठारों के बारे में, ये मैं कहाँ से इकट्ठा करता हूँ? तो ये मैं लेता हूँ जो एनसीईआरटी की किताबें है ना, उन्हीं में से इनको इकट्ठा करता हूँ। इस कारण जो ये बेस है ना, एनसीईआरटी बेस का आपका नॉलेज है, क्योंकि जो एनसीईआरटी का ना उसी में से किताबें ऑथेंटिक मानती है। जो आप राइटर की किताबें है ना, उनको ऑथेंटिक नहीं मानती सरकार। इस कारण मैं जो ये बेस लेता हूँ ना, ये पहले एनसीईआरटी की किताबों में से ढूंढ कर लाता हूँ ये बेस। इस कारण ये है एनसीईआरटी किताबों का ऑथेंटिक है ये, इनमें कोई भी गलती नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।